हेलो दोस्तों। फिर भी वो लोन से बहुत घबराते हैं। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ कार ड्राइव पे निकला था, तभी उसने मुझे बताया कि वो फिलहाल पैसे सेव कर रहा है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, और उसने मुझे बताया कि उसे 8 से 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। हालांकि उसने MBA किया है और उसने एक कंप्लीट बिजनेस प्लान भी बनाया है, मार्केट सर्वे की है, कॉस्ट एनालिसिस की है और जितने भी अदर चीजें होती हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, और वो सारा होमवर्क उसने कर रखा है। पर फिलहाल वो सिर्फ पैसे सेव कर रहा है। मैंने उसे रेकमेंड किया कि उसे बैंक से लोन लेना चाहिए, जिससे कैपिटल जल्दी आ सके और अपना बिजनेस वो जल्दी शुरू कर सके, या उसे किसी इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए जो उसके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करे। और उसने मुझे एक चीज ये बताई कि वो कभी भी दूसरों के पैसे लेकर बिजनेस शुरू नहीं करेगा, और स्पेशली इन्वेस्टर के पैसे तो वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, जो वो नहीं चाहता। मैंने उसको ये फंडा समझाया कि इन्वेस्टर का काम सिर्फ पैसे देना नहीं होता है, वो अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड नेटवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तब आपको पैसे तो मिलते ही हैं, पर साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एंड इंटरेस्ट रेट भी आपके बिजनेस में जो स्कोप है उससे कम होती है। फिलहाल मेरे फ्रेंड को 8 से 10 लाख रुपए बचाने के लिए 2 साल भी लग सकते हैं, उसके बाद वो शुरू करेगा। यानी ऑलरेडी इतना लेट शुरू करने से उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत पीछे हो गया है। और अगर आप अपने बिजनेस से 25 से 30% रिटर्न कमा सकते हैं तो बैंक को 8 से 9% देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इंस्टेंटली कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड को एक और कॉन्सेप्ट समझाया कि बिजनेसमैन बनने के क्या फायदे हैं। जैसे अगर एक बिजनेसमैन और एक सैलरीड व्यक्ति है, दोनों ने एक आईफोन लिया है 1 लाख रुपए का, तो बिजनेसमैन को 18% का GST रिटर्न्स मिलता है, यानी उसको वो फोन पड़ा करीब 82,000 रुपीज का, पर वही उस सैलरीड व्यक्ति को पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जैसे मुकेश अंबानी जी अपने कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से 15 करोड़ का सैलरी लेते हैं साल का, पर फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनके कंपनी का नेट प्रॉफिट था 66,000 करोड़। तो मुकेश अंबानी जी सारे खर्चे अपने कंपनी के नाम से करवाते हैं, इससे भी उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बिजनेसमैन के पास हमेशा एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होती है। जैसे उनका एक बिजनेस होता है, साथ ही साथ वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, या उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा होता है। इस सारे इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेसमैन की वेल्थ हमेशा बढ़ती रहती है। वैसे ही एक सैलरीड व्यक्ति के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनकम बढ़ाने की, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी डिफरेंस है थिंकिंग पैटर्न में, जो अमीर व्यक्ति में बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू सैलरीड व्यक्ति में। जैसे मिडिल क्लास में लोग फिक्स डिपॉजिट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में कुछ फेवरेट वर्ड्स हैं उनके, जो मैं आपको बताता हूँ। आप कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत। पहला सबसे फेवरेट वर्ड है सिक्योरिटी, दूसरा फिक्स्ड रिटर्न, तीसरा मनी डबल, चौथा रिस्क फ्री एंड पांचवा गारंटीड रिटर्न्स। फिक्स डिपॉजिट का रियल रिटर्न शेयर करता हूं, जिसके बाद शायद आप फिक्स डिपॉजिट को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं चुनेंगे। ये मैंने एक सैंपल फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर बनाया है, जिसमें एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाया है, जिसमें उसे एनुअली 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ये फिक्स डिपॉजिट 5 सालों के लिए है। अब इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं, जो चौथा कॉलम है उसमें मैंने इन्फ्लेशन को ऐड किया है, यानी देश की महंगाई जो 7% है। तो 5 साल के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,33,000 रुपए हो जाएगी। और एक मिडिल क्लास व्यक्ति को लगता है कि मेरे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 1,33,000 रुपए मिले हैं, यानी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, चलो आज से मैं अपने आप को इन्वेस्टर बोलूंगा। पर उसके नेक्स्ट कॉलम में देखिए, मैंने ये कैलकुलेट किया है कि अगर 7% यानी महंगाई का लेवल का रिटर्न्स निकाले तो वो आता है 1,40,000 रुपए, जिसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति ने पैसे कमाए नहीं है, पैसे गंवाए हैं। अगर इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता, 5 साल में इसके पैसे डबल हो गए होते। अगर हम ये मान लेते हैं कि इंडेक्स फंड में 15% का रिटर्न्स मिले तो, क्योंकि लास्ट 20 सालों में इतने ही रिटर्न्स मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम पीरियड है 5 साल का, तो टोटल वैल्यू बनेगा 5 साल के बाद 2,08,000 रुपए। उस व्यक्ति ने इंडेक्स फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? क्योंकि इंडेक्स फंड में मिडिल क्लास व्यक्ति के फेवरेट वर्ड्स नहीं जुड़े हुए होते हैं, पर फिक्स डिपॉजिट में वो सारे वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं।
लोन लेना एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सीखने के लिए आपको गुड डेट एंड बैड डेट के बीच में अंतर समझना होगा, जो हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी लॉयल व्यूअर्स के लिए। मैं बहुत ही जल्दी अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंप्लीट स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स। ये कोर्स उन सभी के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से अपना वेल्थ क्रिएट करना सीखना है। इस कोर्स को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि आप बहुत ही कम टाइम पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सको। मैंने सारी अननेसेसरी एंड यूजलेस टॉपिक्स को अवॉइड किया है और सारे लेक्चर्स को टू द पॉइंट रखा है, जिससे आप पूरा कोर्स जल्दी कंप्लीट कर सकें और तुरंत इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकें। इस कोर्स को बनाने के दो कारण है। नंबर 1, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। मैंने इस कोर्स के टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रखा है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद। नंबर 2, अफोर्डेबिलिटी। मैंने इस कोर्स को इतना अफोर्डेबल बनाया है जिससे कि एक स्टूडेंट भी आराम से इस कोर्स में इनरोल हो सकता है बिना अपना पॉकेट खाली किए। और मेरा एक इंटरनल गोल इस कोर्स के साथ ये है कि मैं आपको 100 टाइम्स ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूं जितना आप पे कर रहे हो। क्योंकि कोर्स लॉन्च हो रही है 25 अक्टूबर 2023 को, तो अभी एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है जो बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाएगा। अगर आपको इस डिस्काउंट को यूज करना है तो तुरंत ही अपने आप को इनरोल कीजिए मेरे कोर्स में। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप bookpillow.in के वेबसाइट पर जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए सनी एंड बॉबी नाम के दो भाई हैं जो बैंक से 2-2 लाख रुपए का लोन लेते हैं। सनी लोन लेता है आईफोन लेने के लिए एंड बॉबी लोन लेता है एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। अब शुरू में सनी को बहुत मजा आता है अपने आईफोन के साथ घूमने में। वो किसी को भी पकड़ के उसकी पिक्चर्स लेता है, अपने नए फोन के बारे में बताता है कि ये कैसे कितना बढ़िया है बाकी दूसरे फोन से और उसको क्या क्या फीचर्स मिले हैं। बॉबी क्योंकि अपने पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसके पास टाइम ही नहीं है लोगों के लिए। और हम सभी को पता है कि जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके इस डिसीजन के लिए आपको कोसते हैं। इसीलिए बॉबी ने डिसाइड किया कि वो फैमिली फंक्शंस या दोस्तों के साथ ज्यादा हैंगआउट अभी अवॉइड करेगा और अपना पूरा एनर्जी अपने बिजनेस पर लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा सनी अपने आईफोन से बोर हो गया और अब उसने सोचा कि अब इसे बेचते हैं, क्योंकि अब कुछ महीनों बाद लेटेस्ट आईफोन आ रहा है। तो जब उसने फिर से लेटेस्ट आईफोन लिया तो एक्सचेंज ऑफर में सिर्फ 30% का बेनिफिट मिला, जबकि बॉबी अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुका है। एक तरफ जहां सनी को लोन की ईएमआई अपनी जेब से भरनी पड़ रही है, वही बॉबी अपने बिजनेस के प्रॉफिट से आराम से ईएमआई भर रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ ये समझना है कि बॉबी ने जो लोन लिया है उसे गुड डेट कहते हैं, यानी आपके जेब से पैसे निकल नहीं रहे हैं बल्कि आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, आप पैसे कमा रहे हैं। जबकि बैड डेट एक लाइबिलिटी होती है जो हमेशा हमारी जेब पर भारी पड़ती है, जैसा कि सनी ने किया। तो सेम प्रोडक्ट किसी के लिए गुड डेट हो सकती है तो किसी के लिए बैड डेट। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में भी इसका जिक्र किया गया है। जैसे जब आप एक घर खरीदते हैं लोन पर जिसमें आप रहने वाले हो तो ये एक बैड डेट है, क्योंकि यहाँ से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं। वैसे ही सेम घर अगर आप रेंट पर लगाने के लिए लोन पर खरीदते हैं तो ये एक गुड डेट होता है। अगर आप लोन पर एक्सपेंसिव कार लेते हैं जिसे आप ड्राइव करने वाले हो, ये एक बैड डेट है। वही एक्सपेंसिव कार अगर आप रेंट पर देते हैं जिसका इस्तेमाल सेलिब्रिटीज को पिकअप करना एयरपोर्ट से या शादियों में दूल्हे के लिए रेंट पर देना, इससे पैसे आ रहे हैं तो ये गुड डेट हुआ और ये आपका एसेट भी हुआ। बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश इस आर्टिकल के माने तो भारत की वर्किंग पॉपुलेशन जो 40 करोड़ लोगों की है, उनमें से 20 करोड़ लोगों ने कोई ना कोई पर्सनल लोन जरूर लिया है। और ये लोग लोन बिजनेस शुरू करने के लिए या एजुकेशन के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस लोन से वो नया फोन, नई गाड़ी और ऐसे ही दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं। दोस्तों, रिच लोग कभी भी लाइबिलिटीज खरीदने के लिए लोन नहीं लेते हैं, बल्कि वो खरीदते हैं एसेट्स जो अल्टीमेटली उनके वेल्थ को पंख लगा देते हैं। लेकिन आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं और आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप भी लोन लेकर अमीर बन सकते हो? मैं आपके साथ अभी 5 आइडिया शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। लोन लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदना बहुत बढ़िया ऑप्शन है अपना एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम शुरू करने के लिए। जहाँ पे मैं रहता
रहता हूँ कोलकाता में, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक जगह है न्यू टाउन नाम का। जो लोग कोलकाता से है उनको पता है कि आज से 15-20 साल पहले वहाँ कोई आना भी नहीं चाहता था। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है और इसी कारण वहाँ का प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ही सस्ते थे। पर आज की बात करें यानी 2023 में ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड प्लेसेस है पूरे इंडिया में। अगर आप कभी कोलकाता आते हैं तो जरूर न्यू टाउन विजिट कीजिए, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं आपको पता लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसके फादर ने जब न्यू टाउन में डेवलपमेंट होने की बात ही चल रही थी तभी उन्होंने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था मल्टीपल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, और आज 2023 में उन कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है 40 करोड़ रुपए। यानी 15 साल में ऑन एन एवरेज इन प्रॉपर्टीज का CAGR रहा है 21% का। ये तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ग्रोथ हुई, पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्राइमरी रीजन होता है इन्वेस्ट करने का, वो है रेंट लेना। और कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड है वो 7 से 9%